मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे हरियाणा बोर्ड का 2023-24 का सैम्पल पेपर और उसका कोड ए। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है वो देखते हैं। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज मेड 1/4, यानी जो नया डिस्टेंस होगा, अगर पहले वाला डिस्टेंस जो है वो r है, तो जो नया डिस्टेंस है वो क्या हो गया, 1/4 हो गया। देन द फोर्स बिटवीन देम बिकम, तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये देखना है। यानी क्वेश्चन जो है वो सीधा सीधा कूलम्स लॉ का क्वेश्चन है। के Q1 Q2 और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा कूलम्स लॉ है। नाउ जो नया फोर्स बनेगा डिस्टेंस के 1/4 होने के बाद, कांस्टेंट सेम है, चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं है। हाँ, डिस्टेंस जो है वो पहले से 1/4 हो गया एंड स्केयर। नाउ जो 4 का स्केयर होगा वो ऊपर जाएगा, यानी 16 टाइम अगेन कांस्टेंट K1 K2 एंड डिवाइडेड बाय आर स्केयर। तो ये क्या है हमारा, ये पुराने वाला फोर्स है, तो न्यू फोर्स बिकम्स 16 टाइम ऑफ F। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो जो नया फोर्स होगा वो 16 टाइम हो जाएगा, हेंस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर एंड वाटर बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स है, एक तो कब जब वो एयर में रखे हैं और एक कब जब वो वाटर में है, यानी किसी और मीडियम में है, तो उनका जो रेशियो है वो क्या होगा। एक्चुअल में ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन है कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, उन्हें एयर में रखा है तो फोर्स Fa है, और अगर उन्हें किसी और मीडियम में रखा है तो फोर्स क्या है, Fm है। और इन दोनों फोर्सेस का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच द फॉलोइंग रिलेशन इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होती है, यानी J विच इज इक्वल टू I बाय में A, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय मिस्टेक ए वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड एन एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस। एक्चुअली इसको समझने से पहले हमें कुछ बातें जाननी होंगी। जैसे सबसे पहली जो है, जो वोल्टमीटर रहता है, वोल्टमीटर क्या मेजर करता है, वोल्टेज को। जो वोल्टमीटर है वो हमेशा जिसकी वोल्टेज मेजर करनी है उसके पैरेलल में कनेक्ट होता है। ये भी कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है HBSC के अंदर। और सेकंड जो है एमीटर है, एमीटर जो है वो हमेशा कहाँ कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है। और सेकंड थिंग जो है, जो वोल्टमीटर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी लार्ज होता है, और जो एमीटर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी स्मॉल होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में कहते हैं कि जो वोल्टमीटर है उसे सीरीज में लगा दिया गलती से, और जो एमीटर है उसे पैरेलल में लगा दिया रेजिस्टेंस के साथ एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में। देन व्हाट हैपन टू द इंस्ट्रूमेंट, यानी जो वोल्टमीटर है, एमीटर है और जो सर्किट हमारा, क्या उसमें कोई दिक्कत होगी, अगर नहीं होगी तो क्या नहीं होगी, और अगर होगी तो कौन सा जो डिवाइस है वो डैमेज होगा। देखिए सबसे पहले जो हमारा सर्किट है वो कुछ ऐसा है। सबसे पहले इसने एक वोल्टमीटर लगाया, और वो भी कहाँ लगाया, रजिस्टेंस के साथ सीरीज में, ओके। और इस रजिस्टेंस के पैरेलल में क्या लगा दिया, एमीटर, यानी जैसे ये लगते हैं ना उसके बिल्कुल अपोजिट लगा दिए, ठीक है। अब जो वोल्टमीटर है उसका रेजिस्टेंस तो काफ़ी लार्ज होता है। अब इसका रेजिस्टेंस लार्ज होगा तो इसका मतलब ये इसके अंदर के इसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो कैसा होगा, बहुत ही स्मॉल होगा, ठीक है। और जब स्मॉल करंट आगे जाएगा, फ्लो करेगा, तो कोई भी डिवाइस जो है वो डैमेज नहीं होगा, हेंस डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी, यानी म्यू आर ऑफ ए सब्सटेंस हुज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज -1। यानी सीधा सा रिलेशन है रिलेटिव परमिबिलिटी का और किसके साथ, ससेप्टिबिलिटी के साथ, ठीक है। तो म्यू आर हमें निकालना है, और 1 ससेप्टिबिलिटी कितनी दी है, -1 दी है, तो 1 - 1 क्या हो गया, 0। तो हेंस सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस दिया गया है 12 ओम और इम्पीडेंस दिया गया है 15 ओम। तो पावर फैक्टर क्या होगा, देखो पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो होता है cos φ इज इक्वल टू
आर यानी रेजिस्टेंस और बाय में जेड यानी इम्पीडेंस। तो आर कितना है, आर इज 12 एंड इम्पीडेंस इज 15। तो इसको कैंसिल करेंगे और कैंसिल करने के बाद ये आएगा 4 बाय में 5, ठीक है, एंड नाउ इट बिकम्स 0.8। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ एक्सरे इन वैक्यूम। एक्चुअल में जो एक्सरे है वो क्या है, ईएम वेव ही है, ठीक है। जो एक्सरे हैं वो भी क्या है, ईएम वेव है, और ईएम वेव्स की जो स्पीड है वैक्यूम में वो क्या होती है, सी मीन्स स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट जो है, और वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, देन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डोपेंट एटम कैन नॉट बी यूज टू मेक जर्मीनियम ए एन टाइप। एक्चुअल में एन टाइप बनाने के लिए जो इम्प्योरिटी है वो कैसी होनी चाहिए, पेंटावेलेंट होनी चाहिए। जो इम्प्योरिटी है पेंटावेलेंट होनी चाहिए। ओके, अब इनमें से जो भी इम्प्योरिटी पेंटावेलेंट नहीं है वही हमारा राइट आंसर होगा। फास्फोरस भी पेंटावेलेंट है, आर्सेनिक भी और ये भी। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या होगा, इरिडियम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो हमें सर्किट दिया गया है, टाइप ऑफ बाइसिंग इन द गिवन सर्किट, यानी सर्किट में किस तरह की बाइसिंग है, फॉरवर्ड है या रिवर्स है। इसके लिए हम ये देखेंगे ये जो डायोड है इसका एन रीजन है किससे कनेक्ट है, बैटरी के नेगेटिव से, और जो पी रीजन है वो किससे कनेक्ट है, बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है। पी कनेक्टेड टू पॉजिटिव, एन कनेक्टेड टू नेगेटिव। तो दिस इज फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ सैचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड ऑन। देखो सैचुरेशन जो करंट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो किस पे डिपेंड करेगा, इस तरह से ग्राफ होता है एंड हियर दिस इज सैचुरेशन करंट। तो ये क्या है, सैचुरेशन करंट है, और जो सैचुरेशन करंट है ना ये डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी के ऊपर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के ऊपर सैचुरेशन करंट डिपेंड नहीं करता, तो डायरेक्टली इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ओके, मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस, यानी वेवलेंथ दी है हमें और वेवलेंथ है 0.01, ऐसा यूनिट में लेके जाएंगे 10⁻⁻10 मीटर, ठीक। इसको अगर हम सिंपली लिखें तो ये बन गया 10⁻⁻12 मीटर, ठीक। नाउ तो मोमेंटम क्या होगी, मोमेंटम इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट बाय में h बाय लैम्डा। कहाँ से आया ये, डी ब्रोगली जो फॉर्मूला है वहाँ से। नाउ h बाय 10⁻⁻12, तो ये ऊपर जाएगा, देन आंसर बिकम्स 10⁻12 और h। तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं वॉल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के। ए मीन्स मास नंबर, तो जो ए है वो क्या है, मास नंबर है, तो मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हेंस ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखो ये ध्यान रखेंगे, नॉट ट्रू कह रहे ट्रू नहीं, तो यहाँ हम कई बार जल्दबाजी में पढ़ते हैं और आंसर गलत कर बैठते हैं। तो जो सही नहीं है, सबसे पहले दे आर द स्ट्रोंगर देन कूलम फोर्स। ऑब्वियसली बात है ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर में, तो कूलम फोर्स से काफी स्ट्रॉन्ग है। दे हैव अबाउट द सेम मैग्नीट्यूड फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ न्यूक्लियस, ये भी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, बिल्कुल न्यूक्लियर फोर्स कैसे हैं, अट्रैक्टिव है। दे सैचुरेट एज द सेपरेशन बिटवीन टू न्यूक्लियन इंक्रीज, ठीक है, ये रॉन्ग है, ये ट्रू नहीं है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है YDSC के ऊपर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। HPSC में ना कोई एक क्वेश्चन इसमें बनता है, मैक्सिमम बनता है। द फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी बीटा, ओके। तो फ्रिंज विड्थ क्या होती है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। यहाँ डी जो है कैपिटल वाला वो स्क्रीन का डिस्टेंस है स्लिट से, स्मॉल डी क्या है, दोनों स्लिट्स का डिस्टेंस है, यानी जो फ्रिंज विड्थ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। नाउ कहता क्या आगे, कह रहा पूरे के पूरे अपरेटस को उठा के एक ऐसे मीडियम में डाल दिया जिसका रिफ्लेक्टिवनेस क्या है, म्यू है, तो नई फ्रिंज विड्थ क्या होगी। एक्चुअल में जब मीडियम चेंज हो जाए तो जो वेवलेंथ है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, यानी लैम्डा बाई एन, या फिर जैसे इसमें म्यू दिया है ना तो लैम्डा बाई म्यू हो जाएगा।
तो यहाँ नई फ्रिंज विड्थ क्या होगी, बीटा डैश इज प्रोपोर्शनल टू जो पुराने वाली है डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो इसका मतलब बीटा डैश इज बीटा बाय म्यू या बीटा बाय एन, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये तो हमारे 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 14 क्वेश्चंस। अब इस बार से ना कुछ नया पैटर्न शुरू हुआ है और उनमें 4 क्वेश्चन इस बार एजर्शन रीजन के आने हैं, जैसे सीबीएसई में आते थे। देखो एजर्शन रीजन क्वेश्चन को करने से पहले हमें ना इन 4 ऑप्शंस जो होते हैं हमारे, ये किस तरह से होते हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। तो क्या है, अगर एजर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है एजर्शन को, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर एजर्शन रीजन दोनों ट्रू है और आर जो है नोट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो बी आंसर होगा। अगर ए ट्रू है, बी यानी जो आर है वो फॉल्स है, तो सी आंसर होगा। और अगर ए फॉल्स है और आर भी फॉल्स है तो डी आंसर होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से एबीसीडी लगाना होता है। देखते हैं, तो 15 क्वेश्चन है, नो टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल ट्रू है। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर गई तो एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन आ जाएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है रीजन में, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी करेक्ट है। यानी ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये दूसरी है, मैंने मान लिया दोनों कट कर रही हैं, तो एक ही पॉइंट पे एक डायरेक्शन ये आ गई और इसी पॉइंट पे एक डायरेक्शन यहाँ आ गई। अब एक पॉइंट के ऊपर 2 डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब ये भी ट्रू है और इसे एक्सप्लेन भी कर रहा है, हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, लाइट ट्रेवल फास्टर इन ग्लास, पॉसिबल ही नहीं है। ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है, वहां लाइट फास्टर नहीं स्लो होगी देन एयर, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। एयर इज डेंसर देन ग्लास, ये भी क्या है, फॉल्स है। तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, एजर्शन भी फॉल्स है और रीजन भी उसका फॉल्स है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि कलर्स कैन बी सीन इन थीन लेयर ऑफ ऑयल ऑन सरफेस ऑफ वाटर, कलर कैन बी सीन इन थीन लेयर ऑफ ऑयल ऑन सरफेस ऑफ वाटर, बिल्कुल किसके कारण दिखाई देती है, वो जो ऑयल ड्रॉप कलर्ड इंटरफेरेंस के कारण। ठीक है, इंटरफेरेंस के कारण, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है एचपीएससी में और ये बिल्कुल ट्रू है, राइट है। व्हाइट लाइट इज कंपोज ऑफ 7 कलर, ये बात भी करेक्ट है, व्हाइट लाइट इज कंपोज ऑफ सेवरल कलर्स। ठीक है, एक्चुअल में 7 कलर्स होते हैं, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है ना, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ट्रू है लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो इसका मतलब जो 17 है उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। दोनों बातें ठीक है लेकिन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जो 18 क्वेश्चन है वो कहता है इंपैक्ट पैरामीटर फॉर स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय 180 डिग्री 0। ऑब्वियस सी बात है, क्यों, क्योंकि जब जो पार्टिकल है अगर उसका स्कैटरिंग एंगल 180 है, स्कैटरिंग एंगल 180 कब होगा, जब जैसे ये न्यूक्लियस है और अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सेंट्रल लाइन के अबाउट आ रहा है और इस पाथ में रिट्रेस करे, तभी तो 180 है ना, और ऐसा तब पॉसिबल है जब इंपैक्ट पैरामीटर कितना होगा, 0 होगा। ठीक, और रीजन क्या कहता है, 0 इंपैक्ट पैरामीटर मीन्स अल्फा पार्टिकल टेंड्स टू हिट द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, बिल्कुल कि जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ जा रहा है। तो दोनों बातें बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, और आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि जो रीजन है वो एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, अब हमें ना जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन आने हैं उनको सोल्व करते हैं, जैसे सेक्शन डी है ये हमारे इस मॉडल टेस्ट पेपर में। ठीक, तो पहले ना आप इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हमारे आंसर होंगे। जैसे इस पैराग्राफ में ओम्स लॉ के बारे में दिया गया, आप आराम से पढ़ेंगे इसको। तो ओम्स लॉ क्या कहते हैं कि जो पोटेंशियल और करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड वी बाई आई इज इक्वल टू आर। दूसरी बात, जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डिपेंड करता है और एरिया पे डिपेंड करता है, और प्रोपोर्शनलिटी को हटा के जब इक्वल लेकर आएंगे तो साथ में रो आएगा, एंड दिस रो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ओके, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। देखो आपको आर के ना डायमेंशन निकालने होंगे, V बाय में I। अब V क्या होगा, V इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज एंड दिस इज I। तो वर्क बाय में चार्ज एंड I। ओके, अब वर्क का डायमेंशन क्या होता है, M/L/2 और T-2, और चार्ज का क्या होगा,
ए एंड टी, और करंट का गेन क्या होगा, ए होगा। तो इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, ठीक है, सोल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा, और सोल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड जो क्वेश्चन है वो देखें। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 1 माइक्रो एम्पियर ऑफ करंट, यानी आई दिया है, फ्लो थ्रू ए कंडक्टर व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट एंड फाइंड द रेजिस्टेंस। सिंपल ओम्स लॉ पे क्वेश्चन है। देन आर इज इक्वल टू वी बाई आई। ओके, वी कितना है 2 है और आई कितना है 10⁻⁻⁻6 है। तो आंसर इज 2 इंटू 10⁻⁻6 ओम। ओके, हेंस ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड अपॉन। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टिविटी, लेंथ पे नहीं डिपेंड करती, बिल्कुल भी नहीं। डायमेंशन है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करती, डायमेंशन है, मास पे डिपेंड नहीं करती। ओके, तो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली में रेजिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड करती है, एक डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे और एक डिपेंड करेगी मटेरियल के नेचर के ऊपर। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन में होते ही है, तो ये करेक्ट आंसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट थ्रू ए कंडक्टर। तो जो कंडक्टर है ना उसके लिए V और I का जो ग्राफ है वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, हेंस ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए वायर 1 मीटर लॉन्ग, यानी लेंथ है 0.4 mm डायमीटर एंड हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, और जो रेजिस्टेंस है वो क्या है 2 ओम है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, रेजिस्टिविटी चाहिए। फॉर्मूला कौन सा, R इज रो L बाई में A। तो यहाँ से जो रो है वो क्या आएगा R A बाई में L। ठीक है, सभी की वैल्यू पुट करेंगे। R कितना है 2 है। देखो एरिया में डायरेक्ट दिया नहीं है लेकिन डायमीटर दिया है, तो हम इसको भी निकाल सकते हैं पाई d स्क्वायर और बाई 4 एंड द लेंथ इज 1 मीटर। ठीक है, तो सारी वैल्यूज रखने के बाद जो हमारा आंसर आएगा इसमें वो आंसर आ जाएगा। तो सारी वैल्यूज रखने के बाद जो यहाँ हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2.55 इंटू 10⁻⁻7 10⁻⁻7 ओम मीटर। ओके, एंड डी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जो पावर के बारे में है। पावर इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, और दूसरी बात कहते हैं कि अगर एक से ज़्यादा लेंस है हमारे पास जिनकी पावर P1, P2, P3 है और उन्हें एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रखा गया है, देन पावर बिकम P1 प्लस P2 प्लस P3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं एक कन्वेक्स लेंस है और एक कनकेव लेंस है और उन्हें एक दूसरे से ना डिस्टेंस पे रखा गया है शुरू में। ठीक है, एक दूसरे से डिस्टेंस पे रखा गया है, d डिस्टेंस पे। आर देन पुट इन कॉन्टैक्ट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। यानी अब फोकल लेंथ क्या होगी, सबसे पहले एक कन्वेक्स लेंस है और एक क्या है कनकेव लेंस है। इन्हें कॉन्टैक्ट में नहीं रखा, इन दोनों के बीच में क्या है एक डिस्टेंस है d। ओके, तो सबसे पहले तो इस केस में जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d बाई और f1 और f2। ठीक है, लेकिन अगर इन्हें कांटेक्ट में रख दिया जाए तो कांटेक्ट में रखने से क्या सिचुएशन होगी, कुछ ऐसी सिचुएशन होगी। ठीक है, और कांटेक्ट में रखने पर जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये हमारा इस केस में आएगा। ठीक है, देखो अब पहले ये फोकल लेंथ थी, इसको मान लो f डैश है, और अब जो फोकल लेंथ है वो ये है f डबल डैश है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे और इसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन है हमारा कि एक कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस है, उनके बीच का डिस्टेंस d है, यानी वो कॉन्टैक्ट में नहीं है, इस तरह से है, और उसके बाद उन्हें कॉन्टैक्ट में रख दिया, यानी कुछ ऐसे रख दिया। तो बताओ जो फोकल लेंथ है पहले कम थी या अब कम है वो देखना है। तो पहले फोकल लेंथ होगी 1/f1 f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d बाई f1 f2। अब देखो यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एक लेंस कन्वेक्स और एक कनकेव है, तो कनकेव की फोकल लेंथ क्या होगी नेगेटिव होगी और ये क्या होगी पॉजिटिव होगी। तो ये नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब
ये जो टर्म बनेगी जो पहले वाली फोकल लेंथ है 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस d बाय समथिंग, ठीक है, यानी इस वाली फॉर्म इस टर्म में कुछ ऐड हो रहा होगा, कुछ ना कुछ क्या हो रहा होगा, ऐड। जबकि जब ये कॉन्टैक्ट में है तो सीधी यही वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये जो 1/f डैश है, इसका मतलब है कि जो 1/f डैश है दिस इज ग्रेटर देन 1/f डबल डैश, ठीक। इसका मतलब जो नए वाली फोकल लेंथ f डैश है दैट इज ग्रेटर देन f डैश, ओके। इसका मतलब जो फोकल लेंथ है ना वो इंक्रीज हो जाएगी, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ टू लेंथ्स ऑफ पावर प्लस 1.5 डायप्टर एंड 1 डायप्टर आर प्लेस इन कॉन्टैक्ट देन द इफेक्टिव पावर, सिंपल है। तो इफेक्टिव पावर क्या होगी, 1.5 प्लस 1.0, यानी फाइनल आंसर इज 2.5, ठीक है ना, प्लस दिए दोनों, हेंस ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ द पावर ऑफ ए लेंस इज प्लस 5 डायप्टर व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक। देखते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज पावर इज इक्वल टू 100/f। 100 कब आएगा, जो फोकल लेंथ किसमें हो, सेंटीमीटर में, हेंस द f इन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 बाय में पावर कितनी है, 5 है, तो ये कैंसिल होगा और फाइनल आंसर क्या आएगा, f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो b इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ +10 एंड -5 सेंटीमीटर आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। पहले हमें ना नेट फोकल लेंथ निकालते हैं और उसके बाद पावर निकाल दो, या फिर इन दोनों की पावर निकाल के उसको टोटल नेट पावर कर दो, किसी भी तरीके से कर सकते हो आप। मान लो हम पावर निकाल रहे हैं तो पावर इज इक्वल टू 100 बाय में 10, दिस मीन्स पावर कितनी आ गई, +10 आ गई पहले वाली की। तो दूसरे की जो पावर है P2 वो क्या आएगी, अगेन 100 एंड डिवाइडेड बाय -5, तो ये कैंसिल होगा और ये आएगा -20। तो नेट पावर क्या होगी, P1 प्लस P2 यानी प्लस का 10 और -20, तो फाइनल आंसर क्या आया, -10 डायप्टर आया, ओके। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, -10 डायप्टर, एंड से ऑप्शन का है ये रहा, ए इज द करेक्ट आंसर। अब इसके और में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर इज प्लेस कोएक्सियली इन कॉन्टैक्ट में है विद ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, द सिस्टम विल बी, अगेन सेम क्वेश्चन। हमें ये देखना होगा कि नेट पावर या फोकल लेंथ जो प्लस आएगी कि नेगेटिव। अगर प्लस आएगी तो कन्वर्जिंग इन नेचर होगा और माइनस आएगी तो डाइवर्जिंग इन नेचर होगा। अगेन P1 निकालते हैं, 100 बाय में 25, दिस मीन्स +4 डायप्टर, और दूसरे वाले की, दूसरा कौन सा है, कनकेव लेंस है तो माइनस होगा, यानी 100 माइनस 20 कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, -5 डायप्टर। नाउ नेट पावर क्या आई, तो नेट पावर इज इक्वल टू प्लस का 4 और माइनस का 5, यानी -1 डायप्टर। और माइनस में पावर आने का मतलब क्या है कि नेचर कैसा होगा, डाइवर्जिंग होगा, ओके। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस थे, जो बाकी क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।